सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। अवाम और कारोबारी बरादरी की जानिब से गैर मुनसिफाना कैपेसिटी पेमेंट्स को ख़त्म करने के लिए बिजली के मुआहदों पर नज़रसानी का बढ़ता दबाव काम कर गया। एक निजी पावर प्रोड्यूसर ने आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को बड़ी पेशकश कर दी है। लिबर्टी पावर ने पावर सेक्टर को बहरानों से निकालने के लिए तवील मुद्दती प्लान भी बता दिया। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने वफाकी हुकूमत को बिजली की कीमत कम करने और रेट ऑफ रिटर्न डॉलर से मकामी करेंसी में मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी है। इस सवाल का है, जरा सुनिएगा। 2021 की जो नेगोशिएशन थी उसमें एक 11% कट आया एंड जो बैलेंस बचा उसको 50% डॉलर में कर दिया, रखा रिमेन, एंड 50% रुपी में, कैप्ड एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 168। तो वो तो कैप तो बेसिकली रुपी है में। अभी हम जो प्रपोज कर रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पे कि इसको हम फर्दर 10% ROE पे ले आते हैं एंड 100% रुपी में, जो अगर आप बैंक में भी आज पैसे रखें तो वो भी आपको 10% से ज़्यादा ही दे देगा। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को रिलीफ देने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। हुकूमत के साथ मुआहदे पर दोबारा बातचीत करने को भी तैयार हैं, जबकि माली बोझ को कम करने में मदद के लिए मुनाफे की शरह कम करने का इंदिया भी उन्होंने दिया। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शहरियार चिश्ती ने एक बहुत ही अहम पॉइंट रेस किया कि हुकूमत के गैस डेवलपमेंट सरचार्ज को ख़त्म करने से बिजली की कीमतों में मजीद कमी आएगी। शहरियार चिश्ती का मजीद कहना था कि कीमत इसलिए कम कर रहे हैं कि सारिफ बिजली खरीद नहीं पा रहा है। मुल्क में बिजली की सूरत हाल खराब तर हो गई है, बिजली की कीमत में कमी होनी चाहिए। चेयरमैन इन्वेस्टमेंट ने कहा कि वसी कौमी मफाद और सारिफ की सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए बिजली की कीमत कम होनी चाहिए। इस हवाले से उनका क्या कहना था, ये भी देखिएगा। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है ना, इज़ अ डिमांड इशू एंड अ डेट इशू, नॉट अ सप्लाई इशू। ये बहुत ज़रूरी है। ये अपेंडिक्स का प्रॉब्लम आप लिवर एक्सट्रैक्ट करके सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमारा इशू इज़ डिमांड को क्रिएट करना है। डिमांड क्रिएट कैसे होगी? प्राइस रिड्यूस करने के लिए। जो आपका पॉइंट था, वॉलंटरली हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी नॉट इरेशनल, वी नॉट इलॉजिकल। भाई जिस धंधे में आपका कस्टमर ही आपका प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो कैसे, क्या बिजनेस है? तो वी आर सेइंग कि ठीक है, लेट्स ऑल कंट्रीब्यूट, अपना जो हम लोग हिस्सा डाल सकते हैं वो डालें। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती ने मकामी गैस के इस्तेमाल और स्मार्ट तरीकों से बिजली की कीमत को कम करने का फार्मूला भी बताया और कहा कि हुकूमत को गैस के नए ज़खायर से आगाह किया है। गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त से तेल की कीमतों में कमी होगी। कुदरती गैस $10 में मिल रही है। तजवीज़ दी है कि मकामी दरियाफ्त होने वाली गैस के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। गैस को ट्रीट करके लागत करती है। मज़ीद कहा कि मकामी गैस से बिजली की लागत बहुत कम हो जाती है। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, ये भी देखिए। मैसिव रिजर्व्स इन थर कोल आपकी 2 माइंस बनी पड़ी हुई हैं, वो यूज़ नहीं हो रही, उसको यूज़ करें। देन गैस रिजर्व्स ऐसे हैं जो हमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान में गैस नहीं है या डिप्लीट हो रही है। दैट्स नॉट ट्रू। ओवरऑल येस माइट बी, बट देयर आर स्पेसिफिक गैस रिजर्व जो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि भी आप हमें वो गैस ज़मीन में दसी रह जाएगी, हमें आज दें इसको। गैस है, एक्सप्लॉइट नहीं हो रही, आप उसको एक्सप्लॉइट करें। ये 2050 तक ज़मीन में दसे रहने के क्या फ़ायदा है? इसको तो आज चाहिए पाकिस्तान को। सो फर्स्ट इज़ फ्यूल को अटैक करें। सेकंड इज़ आप टैक्सेस को करें। 700 अरब रुपए टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर पे, उसको मोमेंटरली रिलीफ दें, किसी और चीज़ पे टैक्स डाल दें। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए सब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये लिबर्टी पावर वो पहली IPP है जो कि सामने आई है। शहरियार चिश्ती साहब जो CEO हैं इस वक्त एक बड़े ग्रुप के, एशिया पाक ग्रुप के, उन्होंने ये ऑफ़र किया हुकूमत को कि हम अपने मुनाफे में भी कमी के लिए तैयार हैं, हम अपने डॉलर्स में किए हुए मुआहदे पाकिस्तानी रुपए में भी कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अब इसको, इस तरह के इक़दाम अगर ख़ुद से IPPs लेती हैं तो कितना हौसला अफजा, कितना खुशाइंदी अमल है? जी बहुत खुश आइंद है, और उसकी ज़ाहिर है जो तफसीलात हैं वो वज़ारत तवानाई में बहुत काबिल और मेहनती वज़ीर हैं लगारी साहब, वो उसको देखेंगे। लेकिन ये एक आगाज़ ज़रूर है। इसमें जो ज़्यादा अहम तो यही है कि एक तो डॉलर से जो डीपैक करना है उस सारे मुआहदे को, तो अगर उसकी कोई मिसाल बनती है तो फिर यही ऑफ़र जो है वो बाकी सब IPPs को की जा सकती है।
लेकिन उसमें अभी मुनाफे से ज़्यादा इशू जिस पे अभी तफसीलात कम अज़ कम मीडिया में सामने नहीं आई कि उनका कैपेसिटी पेमेंट्स के बारे में क्या जो है सोच है लिबर्टी पावर की, क्योंकि ज़्यादा जो सारा जो बुनियाद और कोर है इस सारे इशू की वो तो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। लेकिन बहरहाल डॉलर से डीपैक करना और अगर वो रेट ऑफ रिटर्न में कुछ कमी पर राजी हैं तो ये बहुत अहसन इक़दाम है और इसको हमें तवक्को तो यही है कि हुकूमत इसको फौरी तौर पर इस पर कैपिटलाइज करके तो बाकी सबको भी यही ऑफर जो है वो रिपीट कर दी जाएगी। और हम साहब जो हुकूमत की एक टास्क फोर्स इस पर बनी हुई है जो प्राइम मिनिस्टर ने जिसकी फॉर्मेशन की थी, जिसमें सब बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट तजुर्बे वाले लोग हैं, उनके लिए भी फिर ये काम आसान हो जाएगा कि बाकियों के लिए कम से कम एक एग्जाम्पल उनके पास एक मौजूद होगी, एक प्रेसिडेंट पहले सेट हो चुकी होगी। चूँकि इब्तिदा से हम ये सुनते आ रहे हैं कि IPP ओनर्स के साथ मुज़ाकरात करना बहुत मुश्किल है, एग्रीमेंट्स कुछ ऐसे हुए हैं जो रीनेगोशिएबल नहीं है, तो कम से कम ये एक ब्रीदिंग स्पेस हुकूमत को मिल जाएगा। जी बिल्कुल मिलेगा। और असल में ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो बड़ी देर से हमारे सामने मेज पर है, लेकिन चूंकि एग्रीमेंट्स ऐसे हुए थे जिनकी बुनियाद एक बड़े सख्त मुआहदे में लिखी गई थी, तो लिहाजा वो यही इशू था कि हुकूमत इन ये जो सोल्यूशंस हैं जैसे डॉलर से डीपैक करना है या रेट ऑफ रिटर्न में कमी है या ओवरऑल एक ये भी सोल्यूशन है कि इनमें इनकी जो मुद्दत है इसको बढ़ाकर जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको कम कर दिया जाए ताकि जो माहाना एक साथ हुकूमतें देनी है उनमें कमी आ जाए, और ऑफ कोर्स जो कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में भी बाकी दुनिया ममालिक की तरह एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, जब तक कोई करके नहीं दिखा देता तो दूसरे लोगों को समझ कम ही आती है। तो अगर ये लिबर्टी पावर के साथ एक बेहतर तरीके से मिसाल बनती है तो फिर हुकूमत का जो आने वाला काम है उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। और असल जो मकसद है हुकूमत का, हम सब का, वो यही है कि पाकिस्तान के बिजली के सार्फिन हैं उनके बिजली के बिलों में कमी लाई जाए, उसमें उसकी तरफ भी एक पेशरफ्त होगी। सही। और साहब सस्ते रिसोर्सेज से बिजली बनाने की इस वक्त बड़ी अहमियत है ताकि जो कॉस्ट है एक्चुअल बिजली की उसको भी ज़रा कम किया जा सके और सार्फिन को रिलीफ मिले। तो ऐसे गैस के ज़खायर का इल्म इस वक्त शहरियार चिश्ती साहब को भी, लिबर्टी पावर को भी इस वक्त है और वो उसको हाईलाइट भी कर रहे हैं। वो हुकूमत से सिर्फ वो मंजूरी चाहते हैं कि अगर उसके इस्तेमाल की मंजूरी मिले तो बिजली की कॉस्ट को भी कम किया जा सकता है। तो इस पर भी कोई गौर करेगी हुकूमत के इस तरह की फैसिलिटेशन अगर मुख्तलिफ IPPs को मिल सकें जो उनके करीबी ज़खायर हैं वो उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। जी देखिए, ये हम सब के नॉलेज में है जहाँ जहाँ ऐसी गैस अवेलेबल है जो आम जैसे हमारे घरों में जो गैस का इस्तेमाल है उसके लिए मौजू नहीं है, लेकिन उसको बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उसके अंदर भी अब एक पूरा मामला ऐसा है जिसमें बहुत शफाफियत लाने की जरूरत है। तो ये भी एक वजारत तवानाई का काम है कि इस बहुत पेचीदा मामले को, ये कोई भी मामला फाइनेंशियली भी और ओवरऑल जो टेक्निकली भी ये बहुत ही पेचीदा इश्यूज हैं, लेकिन उनमें शफाफियत लाकर अगर इसका हल किया जा सकता है तो वो जरूर करना चाहिए। जो 16 महीने की PDM की हुकूमत थी उसने अपने दौर में पाकिस्तान के वसाइल पर मबनी 5000 मेगावाट जो है वो सिस्टम में ऐड किए थे, जिसमें से 2000 मेगावाट जो थे वो सिर्फ थरकोल से जो पेंडिंग थे CPEC के 2018 से, उसका हमने उनको मुकम्मल करके उनका आगाज किया था। तो पाकिस्तान के अंदर जो सस्ते रिसोर्सेज है उसमें सबसे नंबर 1 पे अगर हमने लार्ज स्केल बात करनी है तो थरकोल हमारे पास ऑप्शन है, न्यूक्लियर पावर एक ऑप्शन है, और ये गैस की वजह से चंद जो IPPs हैं उनको फायदा तो होगा 1000 या 1500 मेगावाट का, लेकिन जो लार्ज स्केल इफेक्ट है वो तो थरकोल से ही आएगा। सही। और खुर्रम साहब, ये जो टास्क फोर्स का 1 माह में कोई एक कॉन्क्रीट रिजल्ट आना था, क्या मुज़ाकरात हुए, क्या नेगोशिएशन हुई, उसकी जो कुछ रिपोर्ट सामने आनी थी वो अभी तक कुछ उस तरह से आ नहीं सकी है। क्या टास्क फोर्स को हर्डल्स हैं, कुछ कामयाबी नहीं मिल रही है, या IPPs हुकूमत की बात मानने को तैयार नहीं है जो लिबर्टी सेट के दीगर IPPs हैं? नहीं, देखिए इसमें 2 सेट्स हैं IPPs के जिनके साथ फ़र्क नेगोशिएशन होती है। एक तो वो है जो लोकल बेस्ड है, जैसे ये लिबर्टी पावर है, इस तरह की और भी कंपनीज हैं। और फिर दूसरा जो है वो कंपनी जिनके अंदर बैनुल-अक़वामी सरमाया, बैनुल-अक़वामी एजेंसीज जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। वहाँ थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम है कि एग्रीमेंट्स को चेंज करना, चाहे वो मगरबी ममालिक की कंपनियाँ हैं या चाइना की कंपनियाँ हैं।
लेकिन जो लोकल बेस्ड है उनके साथ पहले भी बात की गई थी, दोबारा भी की जाएगी। लेकिन ये मुझे तवक्कुह है कि बहुत जल्द जो है इन दोनों जो सेट्स ऑफ IPPs हैं उनके लिए जो टास्क फोर्स है वो अपने सॉल्यूशंस प्रपोज कर देगी। और हुकूमत साहब, एक और बड़ा अहम काम इस वक्त हुकूमत करने जा रही है मईशत की बेहतरी के लिए, बहाली के लिए, वो प्राइवेटाइजेशन है। PIA जैसा इदारा अब अगले 20-25 दिनों में प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं, तो ये 6 बड़े लोकल इन्वेस्टर्स जो इस वक्त मैदान में हैं, इनको किस हद तक हुकूमत फैसिलिटेट कर सकती है? चूँकि कुछ कंडीशंस हुकूमत की ऐसी हैं कि जिस पर उनकी तरफ से भी थोड़े से एतराज़ात आ रहे हैं। थोड़ा रिलीफ अगर उन्हें दिया जाए, वो इन्वेस्टमेंट जो वो कीमत में देना चाहते हैं, वो उसको दोबारा PIA में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कोई स्ट्रेटजी, कोई फाइनल एक शेप हुकूमत इन सारी चीज़ों को देने के लिए इस वक्त तैयार है? जी, पहले तो हमें ये सबक सीखना है कि जो भी मोड होगी प्राइवेटाइजेशन की, उस पर बहुत एतराज़ आएगा, हुकूमत को ये समझना है। और उसके ऊपर सेकंड गैसिंग भी होगी। वो लोग जिन्हें इस मामले में कम मालूमात है वो भी उस पर अपनी रायज़नी करेंगे। लेकिन हुकूमत के सामने चैलेंज यही है, और वज़ीरे जो निजकारी हैं उनके सामने, कि वो इस मामले को जितना शफाफ कर सकें। देखिए, हमें ये जो आज हम IPPs की और जो कैपेसिटी पेमेंट्स की डिस्कशन कर रहे हैं, और हमें लगता है कि वो पता नहीं कितने खराब एग्रीमेंट से जो किए गए, जिस वक्त वो किए गए थे उस वक्त भी एग्जैक्टली यही सवाल था कि इन्वेस्टमेंट कैसे अट्रैक्ट करनी है। तो लिहाजा प्राइवेटाइजेशन में भी एग्जैक्टली यही सवाल है कि क्या ऐसी कंसेशंस दी जाएं जिससे जो इन्वेस्टर है उसको आसानी हो। तो ये भी एक टेक्निकली मुश्किल चैलेंज है, लेकिन अगर शफाफियत बरकरार रखी जाए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट भी देखना है, लेकिन हुकूमत के सामने बिल आखिर सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान की आवाम का है और पाकिस्तान के एक्सचेकर का है। उसको सामने रखकर अगर शफाफियत से आगे बढ़ा जाएगा तो इंशाल्लाह ये प्राइवेटाइजेशन भी बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। और साहब, ये PIA की खास तौर पर प्राइवेटाइजेशन, ये कितना बड़ा टेस्ट या चैलेंज केस होगा हुकूमत के लिए? चूँकि इसके बाद स्टील मिल्स भी है, HBFC है, फिर कुछ IPPs की भी बात है, फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करना है। हमने अभी रिसेंट पास्ट में टेलीकॉम कंपनीज, टेलीनॉर को बाहर जाते देखा, हमने पेट्रोलियम कंपनी टोटल को और दूसरी कई ऐसी फार्मा कंपनीज पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर लेकर गई हैं। तो उस जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हमारा नाराज़ है उसको भी मनाना है, तो ये कैसे उसको मनाकर और मुतवज्जे किया जा सकता है पाकिस्तान की मार्केट में? जी देखिए, इन्वेस्टर्स जो होता है ना वो नाराज या राजी नहीं होता, उनको जो अपने वो रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हालिया सालों में जो सबसे बड़ा जो हमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ है वो रुपए की कीमत के अंदर जो बहुत तेजी से गिरावट हुई, जिसने सब इन्वेस्टर्स की जो कैलकुलेशंस थी उनको डिस्टर्ब कर दिया। अब रुपया आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से स्टेबल है, 280 के इर्द गिर्द रुका हुआ है। तो एक PIA की जो आपने सवाल किया वो यही है कि PIA की जो प्राइवेटाइजेशन है वो किसी भी पहले कदम की तरह है जिसके जरिए हुकूमत की साख इस्टेब्लिश होनी है। इंटरनेशनल मार्केट्स इस ट्रांजैक्शन को स्टडी करेंगी और फिर अगर ये मामला दुरुस्त तरीके से इंशाल्लाह, जैसे मेरी तवक्कुह है मोहम्मद शहबाज शरीफ से कि ये बिल्कुल शफाफ तरीके से होगा, तो फिर लोकल इन्वेस्टर्स को भी और बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स को भी इसमें जरूर इंकरेजमेंट मिलेगी। और अगर पाक रुपी स्टेबल रहता है और पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी और दूसरे इशूज से हम निकल आते हैं जैसे कि मेरी तवक्कुह है, तो फिर आप देखेंगे कि वो तमाम कंपनियां जो बाहर गई हैं वो दोबारा वापस भी आ जाएंगी, क्योंकि उन्हें तो अपने ऑपरेशंस में प्रॉफिट से गर्ज है। उनको ये भी एक इंटरेस्ट होता है कि किस तरह अपना प्रॉफिट मुल्क से बाहर लेके जा सकते हैं। तो अगर पाक रुपी स्टेबल रहता है, जिस तरह करंट अकाउंट डेफिसिट पहले से बहुत बेहतर हो गया है, पाकिस्तान की जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो बेहतर है, ये सारे इन्वेस्टर्स जो गए हैं वो दोबारा आकर पाकिस्तान में कारोबार करेंगे। तो खुर्रम साहब, उसके लिए तो एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए होगा, एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में फैसिलिटेशन चाहिए होगी इन्वेस्टर्स को। इस वक्त जो जिस तरह के सियासी हालात पाकिस्तान में हैं वो भी ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया की भी उस पर नज़रें रहती हैं। लोकल इन्वेस्टर ही यहाँ परेशान है, तो इंटरनेशनल वालों के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगी आने के लिए। अपोजिशन के साथ बैठकर कुछ ऐसे मामलात को तय करना है कि ये कम से कम हालात बेहतर हो सकें, ये जो एक क्योस किसी सिचुएशन है इसमें कोई कमी आ सके। जी, केओस तो पैदा करने वाली ऑपोजिशन है। अगर वो ऐसे मामलात को मुस्तकिल तौर पे उनका ये ख्याल है कि सड़कों को गर्म करके वो अपने सियासी मकासद हासिल करेंगे, लेकिन इन तमाम जो केओस जिसको आप कह रहे हैं
मैं बड़े अदब से कहूंगा कि पाकिस्तान में केओस नहीं है, एक सियासी हलचल है जो कि हमारी जिंदगियों का हिस्सा है। इस तमाम केओस के बावजूद पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो अगस्त 2021 के बाद दोबारा, यानी 4 साल के बाद वो सिंगल डिजिट में आई है। फूड इन्फ्लेशन 4% हो गई है, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड लेवल पर हैं। तो बहुत सारे मुस्बत इशारे सारे केओस के बावजूद हैं। तो हुकूमत अगर अपना काम संजीदगी से जारी रखेगी तो आप देखेंगे कि ये जो मुआशी बेहतरी है वो कायम रहेगी, और जो केओस है वो सिर्फ मीडिया की हद तक, गुफ्तगू हद तक है। लेकिन जब तक हुकूमत की जो कोalition है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM की, वो कायम रहती है और कौमी असेंबली में उनके पास एक वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है, तो फिर हुकूमत स्टेबिलिटी से अपना काम आगे करके इंशाल्लाह जारी रखेगी। तो खुर्रम साहब, ये अपोजिशन की बड़ी जमात को जब वो जलसा करती है तो उसके बाद किस तरह गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़, मुकदमे और वो सब कुछ होता है, फिर बहुत सारे लोगों को रिहा भी कर दिया जाता है। हम देखते हैं अपोजिशन की छोटी जमातों को आप 12-12, 15-15 दिन के धरने की भी इजाज़त दे देते हैं और वो भी बड़ी आसानी के साथ एग्रीमेंट करके वो वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर एक बड़ी जमात भी एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराना चाहती है, जलसा करना चाहती है, तो उसके लिए भी फिर हुकूमत को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। जी, ये तो दिल बहुत बड़ा है, लेकिन 9 मई के लिए दिल बड़ा नहीं है। अपने कारकुनों को तशद्दुद पर उकसाकर जेल तोड़ने की तरगीब देने के लिए दिल बड़ा नहीं है। अपने कारकुनों को लिसानी बुनियाद पर किसी दूसरे सूबे पर लश्कर कशी करने की दावत देने के मामले में हमारा दिल बिल्कुल बड़ा नहीं है। और खवातीन पर और खवातीन सहाफ़ियों पर इंतहाई बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करने के मामले में तो बिल्कुल ही दिल बड़ा नहीं है। सही है, लेकिन अब ये अगर पाकिस्तान के हालात को, ख़ासतौर पर माशी हालात को बेहतर करना है तो कहीं किसी जगह बैठकर कोई टेबल टॉक, कोई ऐसे मुज़ाकरात जो कि ओवरऑल पाकिस्तान की माशी हालत को और इंडिकेटर्स को बेहतर कर सकें, उसके लिए तो कम से कम कोई दावत, ऐसा कोई पैगाम उन लोगों को जो कि आपकी नज़र में इस केओस के ज़िम्मेदार हैं, उनको भी समझा कर, बिठा कर बात अपनी की जा सकती है ना? जी देखिए, मैं बड़ा इस मामले में क्लैरिटी से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए, चाहे वो मुआशी हों या सियासी हों या मुआशरती हों, हम हर वक्त 24 घंटे PTI से गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। पार्लियामान में अगर कानून साजी करनी है, अगर उनके पास कोई बेहतर आइडियाज़ हैं महंगाई कम करने के लिए, 12 साल से KP में उनकी हुकूमत है, दहशतगर्दी से निपटने के लिए, मुल्क में बेहतर बल्दियाती निज़ाम लाने के लिए, जमहूरियत की तक़वियत के लिए, हर मामले पर हम अवाम के मसाइल के हल पर उनसे बात करने के लिए तैयार है। लेकिन वो अवाम के मसाइल पर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनकी जो एक ही ऑब्सेशन है कि वो बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए कुछ सौदेबाजी करना चाहते हैं और अपने लिए कोई NRO की तलाश करना चाहते हैं। तो वो NRO की तलाश में है, हम अवाम के रिलीफ की तलाश में है। सिर्फ ये रुकावट है। अगर वो भी अवाम की रिलीफ के लिए और अवाम के मसाइल के हल के लिए टेबल पर आए तो हम हर वक्त तैयार हैं। हम आज भी तैयार हैं, कौमी असेंबली सेशन में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक वफाकी नून के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अकील करीम डेडी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम जानेंगे कि शहरियार चिश्ती साहब ने जो ऑफ़र की है इस वक्त हुकूमत को, उस पर बिज़नेस कम्युनिटी क्या सोच रही है। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और महंगी होती बिजली के मसले पर अब आहिस्ता आहिस्ता हल और तजावीज़ के सामने आने का सिलसिला शुरू हुआ। और सबसे पहले इनिशिएटिव लिया एशिया पाक ग्रुप ने, और एशिया पाक ग्रुप के CEO शहरियार चिश्ती साहब की जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र और उसके साथ साथ कुछ तजावीज़ भी हुकूमत के सामने रखी गई हैं। और ऑफ़र ये है कि अपने मुआहदे पर वो नज़रसानी के लिए तैयार हैं, अपने मुनाफे को कम करने के लिए तैयार हैं, डॉलर्स में जो मुआहदे हुए हैं उसको वो पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जिस गैस की वो निशानदही कर रहे हैं जो कि अनटैप्ड गैस है, उसको अगर इस्तेमाल करने की और उससे बिजली बनाने की इजाज़त हुकूमत की तरफ से दी जाए, और ये सिर्फ मंजूरी अगर हुकूमत को इसकी दे दे तो बिजली की कॉस्ट में
काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो सकती है। और ज़ाहिर है इसका फ़ायदा न सिर्फ पाकिस्तान के एक आम आदमी को होगा, पाकिस्तान की हुकूमत को भी होगा, पाकिस्तान की मईशत को भी होगा, चूँकि जिन IPP से हुकूमत बिजली ख़रीदती है या जो एंड सार्फिन तक बिजली पहुँचती है, फिर उसकी कॉस्ट में कमी मुमकिन हो सकेगी। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। अकील करीम डेडी साहब पाकिस्तान के मैंने हमारे साथ मौजूद हैं। अकील साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब शरियार चिश्ती साहब ने अपने ग्रुप की जानिब से, एशिया पाक ग्रुप की जानिब से, अपने पावर प्लांट की जानिब से ये ऑफ़र हुकूमत को की है कि ना सिर्फ आप आएँ, मुआहदे नज़रसानी करें, उस पर आप डॉलर से शिफ्ट हो जाएं पाकिस्तानी रुपए में, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर ये गैस उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, जो कि बड़ा सस्ता ज़रिया है बिजली बनाने का, तो अब इस पर बॉल इस वक्त हुकूमत के कोर्ट में है। आपकी इस पर क्या राय, आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं? इससे ज़ाहिर है पाकिस्तानियों का एक बड़ा मसला अपने हल की जानिब जा सकता है। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, शहरियार चिश्ती ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और ये पावर सेक्टर को समझते भी हैं और गवर्नमेंट को इनसे मशवरे भी लेने चाहिए। मैं समझता हूँ इसी तरह बाकी लोग भी आगे आएँ, और जाहिर बात है कि फॉर द टाइम बिंग हम मुश्किलात में हैं, इस मुश्किल टाइम में वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। गवर्नमेंट की फिर जिम्मेदारी बनती है कि आगे आप लोगों को सपोर्ट करें। तो मैं समझता हूँ ये मुश्किल टाइम सब हम लोगों ने मिलजुल के निकालना है, और अगर हम सब एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेट ये मुश्किलात से हम निकल आएंगे। सही, अकील साहब, सबकी एफर्ट बड़ी ज़रूरी है, लेकिन ये बताएं कि जो हुकूमत का किरदार है वो उसको सिर्फ फैसिलिटेट और सपोर्ट ही करना है। अब अगर उसमें भी ताख़ीर होती है तो फिर उस पर सिर्फ अफसोस ही जाहिर किया जा सकता है। सारी की सारी रिसर्च इस वक्त मुकम्मल है एशिया पाक ग्रुप की। शहरियार साहब ने जिस गैस से मुतालिक जिक्र किया है, अगर हुकूमत सिर्फ उसमें सपोर्ट करे, फैसिलिटेट करे, मंजूरी दे और वो गैस काबिल इस्तेमाल हो जाए, तो बिजली के निर्ख काफ़ी नीचे आ सकते हैं। मेरे ख्याल से वो डेफिनेट गवर्नमेंट को भी मशवरे दे रहे होंगे, और मैं खुद उनको पर्सनली भी जानता हूँ, और इस मामले में उनके मशवरे गवर्नमेंट को लेने भी चाहिए। और अकील साहब, चूँकि ये जो इनिशिएटिव है ये रज़ाकाराना तौर पर लिया गया है, वॉलंटरली इस अमल को किया गया है, तो अब दीगर IPPs की क्या जिम्मेदारी बनती है, उनका क्या किरदार है? हुकूमत का जो किरदार है वो तो अपनी जगह पर है, दीगर IPPs भी इन फुट स्टेप्स को फॉलो करें। जो ऑफ़र शहरियार साहब ने किए वो भी थोड़ा सा अपने मुनाफे पर नज़रसानी करें, और दीगर IPPs भी अपने मुआहदात को हुकूमत के साथ रिव्यू करने पर राज़ी अगर हो जाएँ तो एक बहुत बड़े लेवल पर इस मसले का हल निकल सकता है। क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि अगर शहरियार वगैरह गवर्नमेंट को मशवरे देते रहेंगे तो डेफिनेट वो उनके ताल्लुकात सबसे हैं, वो लोग खुद उन्होंने जो काम किया है, कदम बढ़ाया, तो बाकी लोग भी डेफिनेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। और सर ज़ाहिर है अगर बिजली सस्ती होगी तो जो कमर्शियल यूज़ है बिजली का वो भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। इंडस्ट्री के ग्रो करने के लिए इंटरेस्ट रेट का कम होना भी बड़ा ज़रूरी है। अब आज जो ये 2% की कमी की गई है, इस पर एक थोड़ी सी मायूसी है बिज़नेस कम्युनिटी में, चूँकि गुंजाइश कोई 4, 4.5, 5% की तजवीज़ की गई थी, डिमांड भी ये की गई थी, तो ये स्टेट बैंक ने सिर्फ 2% का रिलीफ दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? ये स्टेट बैंक को ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए था? जाहिर बात है कि हमारी तो ख्वाहिश तो यही थी कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट गिराने के चांसेस थे, लेकिन 2% भी सफिशेंट है, क्योंकि उमूमन क्योंकि अभी IMF का पैकेज भी हमने लेना है तो एहतियात की होगी इन्होंने। लेकिन हमारे जो नंबर है, जैसे ट्रेड डेफिसिट के नंबर अच्छे हैं, करंट अकाउंट के नंबर अच्छे हैं, रिमिटेंस के नंबर अच्छे हैं, फिर आपके जो रिमिटेंस के साथ साथ अगर आप ये देखें कि पिछले $2.5 बिलियन पिछले रिपेट्रिएशन हुए हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अब दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है। और जो सबसे अच्छी बात है कि पहले ये होता था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंपोर्ट के एलसीआई वगैरह नहीं खुल रही थी, वो भी खुल रहे, फिर डीजल आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है, तो इन्फ्लेशन के नंबर काफ़ी नीचे आए हुए हैं। वीट वगैरह की प्राइस देखें तो मैं समझता हूँ कि एक जगह इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम देखें तो सिर्फ वो प्राइस अगर थोड़ी बहुत नीचे आ जाती है जिस तरीके से गवर्नमेंट IPP के बारे में सोच रही है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाएगी, और जो एक्टिविटीज स्लो हुई थी वो एक्टिविटीज भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त सिचुएशन तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि 2% इंटरेस्ट रेट का मतलब 17.5% पे हम आ चुके हैं, और आगे भी ऐसे लगता नहीं है कि इन्फ्लेशन के नंबर अब बढ़ना शुरू हो जाएं। और जो सबसे बड़ी बात है जो इस वक्त कि आपकी इकोनॉमी के लिए कि आपका रुपी स्ट्रांग हो गया है, और रुपी स्ट्रांग होने के बावजूद भी आप अगर डॉलर वगैरह को देखें प्राइवेट सेक्टर से भी, तो स्टेट बैंक ने $7-8 बिलियन खरीदे हैं, वो आसानी से मिल गए हैं, उसके बाद भी आपके रुपी
मतलब। तो अकील साहब, ये इस वक्त जो हालात हैं, चूंकि सूरत हाल बहुत ही मुश्किल है, पहले तो इंडस्ट्री का सर्वाइवल और फिर उस सर्वाइवल के बाद रिवाइवल बड़ा ज़रूरी है, और उस रिवाइवल के लिए इस वक्त हुकूमत की तरफ से कुछ रिलीफ के अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी एक मौका था हुकूमत के पास, स्टेट बैंक के पास, जो कि उसका पूरा रिलीफ इस वक्त नहीं दिया गया, इंडस्ट्री सुकड़ती जा रही है। ये इस वक्त जो सुखड़ाव इंडस्ट्री का हमें नज़र आ रहा है, इसको अगर वापस बहाली की तरफ लेकर जाना है तो मैक्सिमम रिलीफ देना पड़ेगा इंडस्ट्री को। ये मौके क्यों हुकूमत ज़ाय करती जा रही है? रिलीफ आपको आगे मिलेगा क्योंकि आपके इन्फ्लेशन के नंबर से इंटरेस्ट रेट को देखा जाता है, और इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले दिनों में फर्दर नीचे ही आएंगे। कि मॉनेटरी पॉलिसी 2 महीने बाद फिर होगी, में आप 2-2.5% का और कट देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो चीजें मुश्किलात 22% इंटरेस्ट रेट था, और 22% से हम 5.5% ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, और फर्दर भी इंटरेस्ट रेट गिरने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसकी वजह से ये बैंक डिपॉजिट, जाहिर बात है कि रेट गिरने के साथ साथ लोग अपने पैसे भी निकालेंगे और बिजनेस एक्टिविटीज में लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम स्टेट बैंक के बारे में या फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में, क्योंकि इनको आगे और बहुत सारे काम करने हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट ही करेंगे और यही कहेंगे कि ठीक है, अभी आपने ज्यादा घटा तो सकते थे, लेकिन आगे जाके जरूर आप देखें ना, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन बेहतर फर्दर होती है तो इंटरेस्ट रेट कम करने में फायदा गवर्नमेंट को है। लेकिन अकील साहब, जब ये इंटरेस्ट रेट 22% पर था, उस वक्त इन्फ्लेशन रेट 38% से भी ज़ायद था, फिर वो 27% पर आया, इंटरेस्ट रेट अपनी जगह पर रहा 22%। अब हुकूमत कोट करती है कि इन्फ्लेशन रेट इस वक्त सिंगल डिजिट में 9.6% पर आ चुका है। तो ये इंटरेस्ट रेट में जो कमी हुई है वो कुल मिलाकर ये सिर्फ 4.5% की हुई है, वो भी 3 रिव्यूज़ में। तो ये इसमें भी कमी उसी तनासुब से होनी चाहिए थी ना। हम रीजन के अगर दीगर ममालिक में देखते हैं, भारत की या बांग्लादेश की हम मिसाल लेते हैं, जो कि वहाँ की इकॉनमी के हिसाब से देना इस वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत नैरो मार्जिन है इस वक्त इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट में। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा क्यों है? एवरेज इंटरेस्ट रेट होता है ना, उनको भी देखना होता है कि जो 20% भी था, 18 भी था, 16 भी था, 12 भी था। तो आज जो लास्ट इन्फ्लेशन को हम नहीं ले सकते, हम अगले 6 महीने की एवरेज देते हैं या साल की एवरेज देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमें थोड़ा वेट जरूर करना चाहिए। इकोनॉमी हमारी माशाल्लाह बहुत मुश्किल कंडीशन से बहुत बेहतरी की तरफ आए, और एक्टिविटीज भी आपकी बहुत हो रही है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आपकी बहुत हो रही है, लाइव स्टॉक्स पे पाकिस्तान में काम हो रहा है, डेयरी पे काफी काम हो रहा है, माइनिंग पे काफी काम हो रहा है। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम रेड्डी साहब, मारूफ बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद है। उम्मीद है कि जब अगला रिव्यू आएगा स्टेट बैंक का तो मजीद रिलीफ दिया जाएगा, 2% से बढ़कर भी वो रिलीफ हो सकता है, और बिजनेस कम्युनिटी को आने वाले दिनों में कुछ अच्छे इंडिकेटर ज़रूर महसूस होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह इंटरेस्ट रेट में आज 2% की कमी की गई है, महंगाई इस वक्त सिंगल डिजिट में आ चुकी है, इसके बावजूद इस कमी पर बिजनेस कम्युनिटी में कोई खासा इत्मीनान नहीं पाया जा रहा, बल्कि ये मौके वहाँ से सामने आ रहा है कि गुंजाइश ज़्यादा थी, 3.5 या 4% की भी कमी की जा सकती थी। अब इतना सेफ इस वक्त ये फैसला स्टेट बैंक की जानिब से क्यों किया गया, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। तो नुमान साहब, अब ये बताइएगा कि ये 2% की कमी इस वक्त हुई है, जो कि लगातार तीसरी बार, ज़ाहिर पहले 150 बेसिस पॉइंट्स फिर 100 बेसिस पॉइंट्स पहले ही कम हो चुके हैं। गुंजाइश अभी जब इतनी ज़्यादा थी, जो कि बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड भी थी कि कोई 4.5-5% या चलें 3.5-4% की कमी कर देते, ये क्यों नहीं की गई है स्टेट बैंक की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्टेट बैंक एक कॉशियस अप्रोच ले रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आप जानते हैं कि ये हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से पिछले 1 साल के अंदर अवाम पर जो टैक्सेस का अंबार आया है, जो बोझ आया है, उसको उसी सूरत में कम किया जा सकता है कि इंटरेस्ट रेट में जिस तरह तेज़ी से इजाफा किया गया था, इसी तरह तेज़ी से कमी भी की जाए। अच्छा, जो हमारा इन्फ्लेशन रेट की सिर्फ लेटेस्ट फिगर्स कम नहीं है, बल्कि अगर आप पिछले चंद महीनों से देखें तो हमारी जो इन्फ्लेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी, तकरीबन अगर डबल डिजिट में भी था तो वो 11% के आसपास था। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा कमी होनी चाहिए थी। आप ये भी देखें कि हमारी रेमिटेंसेस में भी खातिर का इजाफा हुआ है, रेमिटेंसेस के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी अर्से से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं, तो अब उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है कि रेमिटेंसेस की फॉर्म में। तो मैं समझता हूँ ऑल इन ऑल जो है ये सूरत हाल पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, रेमिटेंसेस में इंक्रीज़ भी और इन्फ्लेशन में कमी भी। तो स्टेट बैंक को जो है ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस लेना चाहिए था। इस पर स्टेट बैंक का जो मौक़िफ़ है कि अगर हम ज़्यादा इकॉनमी को ओपन अप करेंगे या ईज़ ऑफ करेंगे तो इसमें
डॉलर पे प्रेशर आएगा। मैं ही समझता हूँ कि डॉलर पे प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और बहुत सारे मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं, और बजाय इसके किसी मॉनेटरी पॉलिसी या इंटरेस्ट रेट को किया जाए डायरेक्ट इंटरवेंशन। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को बरकरार रखा जाए, अगर ज़रूरत है तो मजीद टाइटन अप कर दिया जाए, मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ाई जा सकती हैं, आपकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो की रिक्वायरमेंट्स बढ़ाई जा सकती हैं उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे इंपोर्ट का एलिमेंट ज़्यादा है। वैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो लिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इस वक्त आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि गवर्नमेंट के पास फिजिकल स्पेस क्रिएट हो और उस फिजिकल स्पेस का जो बेनिफिट है वो आवाम को ट्रांसफर हो, क्योंकि इतने हाई टैक्सेस में इस वक्त चाहे तनख्वाहदार तबका हो या बिजनेसमैन हो उसके लिए कारोबार करना नामुमकिन हो गया है। हम अक्सर बात करते हैं कि टैक्स बेस को बढ़ना चाहिए। टैक्स बेस कभी भी किसी मुल्क की इतने हाई रेट्स पे नहीं बढ़ सकती। 40-50% अगर आपका टैक्स होगा तो कैसे जो है ना मुल्क में बिजनेसमैन टैक्स करेगा और कौन टैक्स नेट में आना पसंद करेगा। तो अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बेस को बढ़ाना है, टैक्स नेट को बढ़ाना है, तो आपने टैक्स रेट्स को कम करना होगा और उसके लिए लाजमन आपने मॉनेटरी पॉलिसी को एग्रेसिवली कम करना होगा। ठीक है, तो नवाज साहब ये अभी हम बिज़नेस को ग्रो करने की बात करते हैं, अभी तो शायद रिवाइवल करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बहाली जो कि पिछले 2-3 साल में बहुत ही ख़राबी की सूरत हाल से दो चार थी, कम से कम हम उस लेवल पर तो वापस आ जाएं। उसके लिए तो बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त न सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स को बल्कि अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को रिलीफ देना, और वो ड्यू रिलीफ जो कि बनता भी था, अगर इतना ज़्यादा मोहतात अंदाज से स्टेट बैंक चलेगा तो बिज़नेस एक्टिविटी भी फिर लिमिटेड हो जाएगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी आईएमएफ ने जो हम आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ को मान रहे हैं, देख रहे हैं, उसको हमने कहीं ना कहीं अपनी रेड लाइन लगानी होगी। फॉर एग्जांपल आज की ये खबर है कि स्टेट बैंक ने जो या कल की खबर है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे आईएमएफ ने पाबंदी लगाई है कि अब आप मजीद स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, ईपीजीज को आप जो है मराहत नहीं दे सकते। अगर हम जो एशियन टाइगर्स की बात करें, तमाम एशियन टाइगर्स की आप इकोनॉमिक हिस्ट्री उठा के देख लें, आप चाइना की इकोनॉमिक हिस्ट्री उठा के देख लें, चाइना में दुनिया के सबसे ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। हम आजकल बांग्लादेश की अक्सर मिसाल देते हैं, बांग्लादेश में ने जो तरक्की की, इकोनॉमिक रिवाइवल आया, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बेस पे आया। सेम गोज फॉर ऑल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, कोरिया वगैरह में आप उठा के देख लें, तुर्की में भी यही मामला हुआ था। गल्फ कंट्रीज भी आप देखें, दुबई में जो इन्वेस्टमेंट आई है यूएई के अंदर, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर आई है। तो ये सारी दुनिया का एक ग्लोबल फिनोमेना है। सऊदी अरेबिया जैसा ऑयल रिच कंट्री, डॉलर रिच कंट्री भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहा है ताकि इन्वेस्टर्स को लेके आए। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इंडस्ट्री की शदीद ज़रूरत है, जहाँ पे जो है हमारे पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट लाने की शदीद ज़रूरत है, अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के इंसेंटिव ख़त्म कर देंगे तो ये तो तबाही हो जाएगी हमारे लिए। तो मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट कम भी होने चाहिए। हमें इंडस्ट्री फोकस, वो इंडस्ट्री जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने चाहिए, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स भी बनने चाहिए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स भी बनने चाहिए, और साथ ही साथ जो है उसके अंदर गवर्नमेंट को टैक्स इंसेंटिव भी देना चाहिए, वरना उसके बगैर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती। और देखिए, पाकिस्तान को छोटी मोटी आबादी का मुल्क नहीं है, 25 करोड़ की आबादी है। विदाउट इंडस्ट्रीज जिसके अंदर मैसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, हम किसी भी तरीके से आम आदमी को एक खुशहाल या डिसेंट बावकार जो है माशी सूरत हाल फराहम नहीं कर सकते। सही। और नवाज साहब, ये जो इन्फ्लेशन रेट के इस वक्त सिंगल डिजिट के फिगर्स बार बार हुकूमत कोट करके और उस पर क्रेडिट भी ले रही है, ये कितने रियलिस्टिक हैं? चूँकि ज़ाहिर ऑन ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक आम आदमी के लिए महंगाई अभी भी उसी अंदाज से बढ़ रही है जिस तरह पहले वो 36-37% वाला फिगर था। और फिर कुछ इकोनॉमिस्ट इस पर भी अपनी राय दे रहे हैं कि अगर ये वाकई जेन्युइन फिगर्स हैं तो फिर इस इंटरेस्ट रेट में भी उसी तनासुब से कमी होनी चाहिए थी, फिर यहाँ पर क्यों मोहतात रवैया? देखें, बात ये है कि जो ये आपने बात कही ना कि जो सिंगल डिजिट वाले मंथ ऑन मंथ की बेसिस पर है, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा ही हो जाएगा। ये नंबर वन एक बात हो गई। दूसरी बात आप ये देखें कि अगर 100 की चीज़ 300 रुपए की हो जाए और उसके बाद अगर उससे मजीद 30 रुपए का भी इजाफा हो तो बनता तो 10% ही है। तो बेस इफेक्ट कहते हैं इस इकोनॉमिक्स की जबान में। जो बेस इफेक्ट इतना बढ़ गया है कि अगर महंगाई हो भी रही है तो भी उसका इम्पैक्ट जो है ना, 100 पे अगर 30 रुपए बढ़ेंगे तो वो 30% बनेगा, और 300 पे 30% बनेंगे तो वो 10% बनेगा। तो बेस इफेक्ट का इम्पैक्ट है ना, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से जो है आम आदमी की मुश्किलात में कमी नहीं है, बल्कि आम आदमी का जो खर्चे हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सिर्फ इन्फ्लेशन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि देखें, जो ये दुनिया में हमेशा ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन जो है एक सर्टेन लिमिट तक आप जो है खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। जिन चीज़ों की अशिया की प्राइसेस बढ़ गई हैं, अगर गवर्नमेंट बहुत सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले और कमी करे तो शायद कम हो, वरना शायद बढ़ी हुई कीमतें कम ना हो। इसलिए अगर खर्चे कम नहीं किए जा सकते आम आदमी, तो कम से कम उसकी आमदन में इजाफा किया जाए। और आमदन में इजाफा उस वक्त होगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी। हुकूमत का काम सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन नहीं होता, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करना होता है कि बिजनेसेस के अंदर कॉन्फिडेंस बहाल हो, बिजनेसेस जो है मजीद भी जो है उसमें इन्वेस्ट करें या काम को आगे बढ़ाएं। और इसके लिए, जैसे कि मैंने कहा, कि आपने इंटरेस्ट रेट को भी कम करना होगा, टैक्स रेट्स को भी कम करना होगा।
अभी आप ये भी देखिए टैक्स नेट की, जैसे कि मैंने बात की, अगर टैक्स नेट में जब तक आपने अगर इजाफा करना होगा तो बगैर टैक्स रेट्स में कमी किए कभी भी आप जो है ना इसके अंदर इजाफा नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ मैं रेकमेंड करना चाहूँगा। अगर आपको याद हो तो एक वक्त में जब हम IMF के शदीद प्रेशर में थे तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग्स जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ करती थी। साल की 4 या 5 जो होती हैं, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी। तो अगर स्टेट बैंक ने अगर ये 2% की कमी की है तो मैं ये रेकमेंड करूंगा डिसीजन मेकर्स को कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग अगले महीने एक और कर लें और दोबारा सूरत हाल को रिव्यू कर लें अगले महीने के डेटा की बेसिस के ऊपर। अगर अगले महीने का डेटा ठीक आता है, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में रहता है, तो मजीद 1 या 2% की कमी जो है उसको किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर तो इस मरतबा 2% किया भी है तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग को फ्रीक्वेंटली कर लिया जाए, 1-1.5 महीने बाद दोबारा कर, 1 आध महीने बाद दोबारा कर लिया जाए, तो इस मसले का हल निकाला जा सकता है कि 1 से 2% की मजीद कमी कर दी जाए। सही। और फिर नुमान साहब, ये एक आइडियल कमी इस वक्त कितनी, अगले कोई 2-4 माह में या अगले रिव्यू में कितनी हो सकती है? क्योंकि अगर 2% का यहाँ मार्जिन अभी बचा लिया स्टेट बैंक ने, तो फिर अब नेक्स्ट टाइम फिर बिजनेस कम्युनिटी यही एक्सपेक्ट करेगी कि शायद 3-4% का मार्जिन उस वक्त दे दिया जाए, और अगर उस वक्त भी वो हाफ मार्जिन अपने पास रखा जाता है और हाफ रिलीफ ही दिया जाता है, तो फिर एक मायूसी की फ़ज़ा, एक थोड़ी सी हौसला शिकनी वाली बात हो जाएगी बिजनेस कम्युनिटी की। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट में कमी आती है ना, वो मंथली फिगर्स की बेस पे नहीं आती। स्टेट बैंक एक मीडियम टर्म आउटलुक ले रहा होता है। अच्छा। मीडियम टर्म आउटलुक जाहिर है कि अभी सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑयल प्राइसेस में भी ग्लोबली कमी हुई है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान को भी पड़ेगा, उसका हमारे करंट अकाउंट पे भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा और उसका जो है हमारी जाहिर है कि इन्फ्लेशन पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो अब ये कहना कि सिर्फ मंथली फिगर, मैं ये कहूँगा अगर एक कैलकुलेटेड बेसिस पे देखा जाए तो मजीद 2% की कमी की मैं समझता हूँ कि गुंजाइश एटलीस्ट अगले 1-1.5 महीने के अंदर मौजूद है। उसके बाद जो 6 महीने का, 9 महीने का डेटा सामने आएगा जो फिस्कल ईयर का, जो पिछले साल का सन 2024 का, उसकी बेस पे इसका डिसीजन लेना चाहिए कि मजीद कितनी कमी होगी। बिजनेस कम्युनिटी को ज़ाहिर में ये याद रखना चाहिए कि ये जो फिगर्स आ रहे हैं ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पर हैं। कम से कम 6 महीने साल का फिगर देखा जाता है। तो स्टेट बैंक भी ज़ाहिर यही देख रहा है कि कितना, स्टेट बैंक का जो टारगेट इन्फ्लेशन रेट है मीडियम टर्म का वो 5 to 7% है, और अगर हम 1.5 से 2% का रियल इंटरेस्ट रेट को, अगर हम रियल इंटरेस्ट रेट को देखते हैं तो तकरीबन स्टेट बैंक का भी ज़ाहिर टारगेट ये होगा कि इंटरेस्ट रेट्स को 1 आध साल या 1.5 साल के अंदर जो है वो सिंगल डिजिट में लाया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको जो है तकरीबन अगर हम एज्यूम करते हैं कि जो ये इन्फ्लेशन रेट है ये आने वाले महीनों में इसी लेवल पे रहेगा, सिंगल डिजिट में ही रहेगा, तो देयर इज़ नो रीज़न के इंटरेस्ट रेट को आहिस्ता आहिस्ता अगले चंद महीनों के अंदर जो है 12% तक लेके आया जाए, 10 से 12% पे लाया जाए, ताकि जो बिजनेस की जो फिजिबिलिटी बनना शुरू हो और मार्केट में सर्कुलेशन शुरू हो। क्योंकि देखिए इसका एक और फायदा ये भी होगा कि गवर्नमेंट के पास जब फिस्कल स्पेस क्रिएट होगी तो गवर्नमेंट वुड बी इन अ पोजीशन कि जो है मार्केट में वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नुमान अब्दुल मजीद साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने नुमान के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।